हेलो बच्चों, आज हम लोग कन्नौज का यशोवर्मन पढ़ेंगे और जो एक महत्वपूर्ण शासक है कन्नौज का। देखिए, हर्ष की मृत्यु के 75 वर्षों तक कन्नौज का इतिहास अंधकारमय है। इस अंधयुग की समाप्ति के पश्चात हम कन्नौज के राज सिंहासन पर यशोवर्मन नामक एक महत्वाकांक्षी एवं शक्तिशाली शासक को आसीन पाते हैं। ठीक है, यशोवर्मन का जो वंश और प्रारंभिक जीवन है उसके विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। उसके नाम के अंत में वर्मन शब्द जुड़ा है, इसलिए कुछ विद्वान इसे मखौरी शासक मानते हैं, परंतु इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, कि वो मखौरी शासक था या नहीं। यशोवर्मन के शासनकाल की घटनाओं के विषय में हम उसके दरबारी कवि वाकपति के गौडवहो नामक प्राकृत भाषा में लिखित काव्य से जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके ग्रंथ से? वाकपति के गौडवहो नामक प्राकृत भाषा में लिखित काव्य से जानकारी प्राप्त करते हैं, जो इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। गौडवहो यशोवर्मन के सैनिक अभियान का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत करता है। गौडवहो लिखता है कि वाकपति अपने ग्रंथ गौडवहो में लिखता है कि एक वर्षा ऋतु के अंत में वह अपनी सेना के साथ विजय के लिए निकला। सोन घाटी से होता हुआ वह विंध्य पर्वत पहुंचा और विंध्यवासिनी देवी की पूजा द्वारा प्रसन्न किया। वहां से उसने मगध शासक पर चढ़ाई की। युद्ध में मगध का राजा मार डाला गया। तत्पश्चात उसने बंग देश की चढ़ाई की। बंग लोगों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। बंग विजय के बाद यशोवर्मन ने दक्षिण के राजा को परास्त किया और मलयगिरी को पार किया। उसने पारसिकों पर चढ़ाई की, उन्हें युद्ध में हरा दिया। पश्चिम घाट के दुर्गम क्षेत्र से उसने कर प्राप्त किया और वह नर्मदा नदी के तट पर आया और तथा समुद्र तट से होता हुआ वह मरुदेश राजस्थानी रेगिस्तान जा पहुंचा। यहाँ से वह श्रीकंठ आया, फिर कुरुक्षेत्र होते हुए अयोध्या पहुंचा। मद्रांचल पर्वत के निवासियों ने उसकी संप्रभुता स्वीकार कर ली। उसने हिमालय क्षेत्र की भी विजय की। इस प्रकार संसार को जीतता हुआ अपनी राजधानी कन्नौज वापस लौट आया। ये जो उसकी विजय अभियान की सूचना जब कहाँ से मिलती है? वाकपति के गौडवहो से मिलती है। गौडवहो का उपयुक्त विवरण कहाँ तक सही है यह नहीं कहा जा सकता। इसमें बंग देश के राजा का नाम नहीं मिलता है। गौड़ विजय का उल्लेख भी काव्य के अंत में हुआ है। इस काव्य का विवरण अत्यंत अतिरंजित प्रतीत होता है और यह विश्वास करना कठिन है कि उसमें वर्णित उत्तर और दक्षिण के सभी राज्यों को जीता होगा, परंतु उसकी पूर्वी विजयों की पुष्टि जो है नालंदा से प्राप्त एक लेख से हो जाती है, जिसमें उसे सार्वभौम शासक कहा गया है। इससे मगध तथा गौड़ पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। उसके समय हुई चाओ नामक चीनी यात्री कन्नौज आया। यद्यपि वह शासक का नाम नहीं लिखता, फिर भी वह बताता है कि वह एक विस्तृत प्रदेश का स्वामी और अनेक युद्धों का विजेता था। विद्वानों का ऐसा विचार है कि यशोवर्मन ने जिस मगध राजा को पराजित कर उसका वध किया वह उत्तर गुप्तवंशी जीवित गुप्तद्वितीय था। ऐसा लगता है कि गौड़ यानी बंगाल के ऊपर भी उसी का अधिकार था। हुई चाओ के अनुसार यशोवर्मन ने पंजाब के कुछ भागों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यशोवर्मन ने 731 ईस्वी में पुटासीन यानी बुद्धसेन नामक अपने मंत्री को चीनी सरकार के दरबार में भेजा था। चीनी शासक के दरबार में भेजा था। किसको भेजा था? पुटासीन यानी बुद्धसेन को, जो उसका मंत्री था, चीनी शासक के दरबार में भेजा था। चीनी विवरण में इसे इस्फोमो कहा गया है, जो मध्य देश का राजा था। कश्मीरी नरेश ललितादित्य मुक्तापीठ, जिसने 736 ईस्वी में अपना एक दूतमंडल चीन भेजा था, यशोवर्मन का उल्लेख अपने एक मित्र के रूप में करता है। ऐसा लगता है कि इन दोनों राजाओं ने चीनी शासक से अरबों के विरुद्ध सैनिक सहायता की मांग की थी। सिंध को जीतने के बाद अरबों ने कन्नौज की ओर एक सेना भेजी, जिसे यशोवर्मन ने हरा दिया होगा। अतः गौडवहो के पारसिकों से तात्पर्य सिंध के अरबों से प्रतीत होता है। जो गौडवहो में कहा गया है पारसिक पे विजय, तो ये सिंध के अरबों से प्रतीत होता है।
इस प्रकार ललितादित्य यशोवर्मन कुछ समय के लिए अरबों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा तैयार किया, परंतु शीघ्र ही इन दोनों का संबंध बिगड़ गए। कल्हड़ की राजतरंगड़ी में दोनों शासकों के पारस्परिक संघर्षों का उल्लेख हुआ है। ऐसा पता चलता है कि युद्ध में यशोवर्मन बुरी तरह पराजित किया गया, उसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया। और राजतरंगड़ी में काव्यात्मक ढंग से कहा गया है कि वाक्पति भवभूति आदि कवियों द्वारा सेवित यशोवर्मा उसका ललितादित्य का गुणगान करने लगा और यमुना से लेकर कालिका नदी तक के बीच का कन्नौज राज्य का भाग ललितादित्य के महल का आंगन बन गया। यशोवर्मन संभवतः 700 ईस्वी से लेकर 740 ईस्वी तक शासन किया था। यह विद्वानों का आश्रयदाता था। वाक्पति के अतिरिक्त संस्कृत के महान नाटककार भवभूति, याद रखिएगा, संस्कृत के महान नाटककार भवभूति उसके दरबार में निवास करते थे। भवभूति ने 3 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना किया था, मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित। ठीक है, मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित की रचना जो है भवभूति नामक संस्कृत के नाटककार ने किया था। और कहा जाता है कि मालती माधव में 10 अंकों का नाटक है, जिसमें माधव तथा मालती की प्रणय कथा का वर्णित है। महावीर चरित में 7 अंकों में राम के विवाह से राज्याभिषेक तक की कथा है। उत्तर रामचरित में 7 अंक है, जिसमें रामायण के उत्तरकांड की कथा है। भवभूति करुण रस के आचार्य माने जाते हैं। किस रस के? करुण रस के आचार्य माने जाते हैं। और यशोवर्मन के बारे में कहा जाता है कि वह शैव मतानुयायी था। उसका उत्थान पतन उल्का की भांति रहा। जैन ग्रंथों में उसके पुत्र का नाम आमराज मिलता है, जिसने उसके बाद कन्नौज और ग्वालियर पर शासन किया, किंतु इन विवरणों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। वर्तमान स्थिति में हम यशोवर्मन के उत्तराधिकारियों के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसके पश्चात हम कन्नौज के आयुध नामधारी राजाओं के शासन करता हुआ पाते हैं। कन्नौज में जो है यशोवर्मन के पश्चात जो है आयुध नामक नामधारी राजाओं को शासन करता हुआ पाते हैं। इनमें वज्रायुध, इंद्रायुध और चक्रायुध के नाम मिलते हैं। ये सभी अत्यंत निर्बल शासक थे। ये दोस्तों आज का वीडियो था कन्नौज के यशोवर्मन पर। कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।